रावलपिंडी के पुराने रेलवे स्टेशन की हलचल भरी अफरा तफरी में जहां हुआ चाय, डीजल और मूनसून की बारिश की खुशबू से भरी हुई थी, 16 साला फातिमा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का थैला और एक फटी हुई दाखला खत था। वो खत लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से आया था। उसने अपने जिला में दाखला टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फीस ही कवर करती थी। बाकी सब कुछ, हॉस्टल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, खाना, उसे अपनी जेब से अदा करना था। उसके वालिद एक रिटायर्ड आर्मी ड्राइवर ने अफसोस से सर हिलाया। बेटा, हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाते हैं। लाहौर बहुत दूर और महंगा है। यहाँ रहो और अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करो। फातिमा ने उस दिन कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ सर हिलाया। अपने छोटे से कमरे में जाकर तकिए में खामोशी से रोई। लेकिन अगले दिन सुबह उसके अंदर कुछ बदल गया। एक खामोश आग सिलक उठी। उसने खुद से सरगोशी की, मैं गुर्बत को अपनी किस्मत नहीं बेनने दूंगी। यही उसके अज़्म की इब्तिदा थी। अगले 8 महीनों तक फातिमा हर रोज सुबह 4 बजे उठती। वो 7 बजे तक अपनी माँ के साथ कपड़े सिलती, फिर अपने गवर्नमेंट स्कूल भागती। स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलने या आराम करने की बजाय वो मोहल्ले में 3 मुख्तलिफ ट्यूशन जॉब्स करती। छोटे बच्चों को रियाजी और अंग्रेज़ी पढ़ाकर फ़ी घंटा 50 रुपए। शाम को वो अपने कमरे में एक ही बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ती रहती जब तक आंखें जलने न लगती। जब बिजली चली जाती तो वो पड़ोसी के जनरेटर की रोशनी या सुस्ती मोमबत्ती इस्तेमाल करती। उसकी सहेलियां हंसती, फातिमा खुद को क्यों मार रही है? हमारे मोहल्ले की लड़कियां डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनती। अच्छे लड़के से शादी करके आराम से रहो। फातिमा सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे एक मानी खेज जिंदगी चाहिए। उसकी बचत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती, कभी दिन में 20 रुपए, कभी 50। वो हर नोट एक पुरानी बिस्किट की टन में रखती, जो अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखती। उसके वालिद उसकी थकन नोटिस करते, लेकिन कुछ न कहते। उसकी माँ फिक्र करती कि वो बीमार न पड़ जाए। जुलाई के एक बारिश वाले शाम को फातिमा ने अपने पैसे गिने। उसके पास 18,400 रुपए थे। हॉस्टल की डिपॉजिट और पहले 3 महीनों की फीस के लिए 28,000 रुपए दरकार थे। अब भी तकरीबन 10,000 रुपए कम थे। सब कुछ जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अगस्त थी। बिल्कुल 23 दिन बाकी थे। उस रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया। अगले दिन सुबह वो रेलवे स्टेशन गई और लाहौर का सबसे सस्ता एक तरफा टिकट मांगा। उसकी कीमत 450 रुपए थी। उसने कांपते हाथों से टिकट खरीदा। फिर वो कपड़े के बाजार गई और अपनी वाहिद कीमती चीज बेच दी, अपनी मरहूमा दादी का सोना का नाक का छिला, जो उसकी माँ ने उसे 13वीं सालगिरह पर दिया था। उसने 7,200 रुपए मिले। जब वो उसे दे रही थी तो उसके सीने में तेज दर्द हुआ, लेकिन वो ना रोई। इन पैसों से अब उसके पास डिपॉजिट और 1 महीने की हॉस्टल फीस के लिए काफी रकम हो गई। बाकी बाद में देखा जाएगा। 12 अगस्त को डेडलाइन से 2 दिन पहले फातिमा ने 2 जोड़े कपड़े, स्कूल की किताबें, दाखला खत और अपने वालिद की दी हुई छोटी सी कुरान मजीद का थैला बांधा। उसने वालिदैन से कहा कि वो दाखले के अमल के लिए लाहौर जा रही है। उसकी माँ रो पड़ी। उसके वालिद ने थके हुए आंखों से देखा और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो बेटा। अगर कुछ ना हुआ तो सीधा वापस आ जाना। ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। फातिमा ने दोनों को मजबूती से गले लगाया और रात की ट्रेन लाहौर के लिए सवार हो गई। सफ़र लंबा और तकलीफ दे था। ट्रेन में बहुत हुजूम था और सीटें खाली ना होने की वजह से वो दरवाजे के करीब फर्श पर बैठ गई। लोग अकेली लड़की को घूरते रहे। एक प्यारी बूढ़ी औरत ने उसे आधी रोटी और अचार पेश किया। फातिमा ने शुक्रगुजारी से कबूल किया और बदले में अपना ख्वाब शेयर किया। औरत ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अज़्म वो ईंधन है जो गरीब से गरीब के पास भी होता है बच्ची।
उसे कभी ख़त्म ना होने देना। जब ट्रेन सुबह 6:30 बजे लाहौर कैंट स्टेशन पहुंची तो फातिमा की टांगें सुन हो चुकी थीं और उसका पेट भूख से बुलबुला रहा था। उसके पास सिर्फ 180 रुपए बच्चे थे। वो कॉलेज जाने के लिए लोकल बस में बैठ गई। दिल धड़क रहा था। एडमिशन ऑफिस में काउंटर के पीछे बैठी सख्त तबीयत वाली खातून ने उसके गिर्द आलूदा कपड़ों और सादा थैले को देखा। तुम लेट हो, आखिरी तारीख तो कल थी। फातिमा की दुनिया झुक गई। लेकिन खत में तो 15 अगस्त लिखा था। नोटिफिकेशन अपडेट हो गया था, बाहर नोटिस बोर्ड पर वाजे लिखा है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने ना दिया। वो सीधी खड़ी हुई और बोली, मैडम, मैं रावलपिंडी से आई हूँ। मैंने अपनी दादी का जेवर बेचा। 8 महीने दिन रात मेहनत की। बराए मेहरबानी सिर्फ मेरे नंबर एक बार चेक कर ले। मैंने जिला में टॉप किया है। खातून ने भरी खत लिया और कंप्यूटर में कुछ टाइप किया। लंबे लम्हे के बाद उसने सर उठाया। तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीटें भर चुकी हैं। सिर्फ वोटिंग लिस्ट रह गई है। फातिमा के घुटने कमज़ोर पड़ गए। वो सारी सुबह की उठने वाले, मोमबत्ती की रोशनी में पड़ने वाली रातें, सोना का नाक का छिला, वालदैन के परेशान चेहरे, क्या सब कुछ बेकार हो गया? उसने गहरी सांस ली और कहा, तो मुझे वोटिंग लिस्ट पर डाल दे। मैं इंतज़ार करूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फुटपाथ पर सो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पढ़ने के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। खातून ने उसे लंबे लम्हे तक देखा। फातिमा की आंखों में जो खालिस और नाकाबिले शिकस्त अज़्म था, उसने उसकी सख्ती को नरम कर दिया। बाहर इंतज़ार करो, उसने कहा। फातिमा नीम के दरख्त के नीचे पत्थर की बेंच पर 4 घंटे बैठी रही। धूप तेज होती गई, भूख से चक्कर आ रहे थे। वो कॉलेज के कूलर से पानी पीती रही और दिल में दोहराती रही, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। दोपहर 1:15 बजे वही खातून फाइल लेकर बाहर आई। फातिमा बीबी। फातिमा इतनी तेजी से खड़ी हुई कि तकरीबन गिर पड़ी। मैं लिस्ट की 2 लड़कियां वापस हो गई हैं। तुम वोटिंग में नंबर 3 हो, लेकिन हॉस्टल बिल्कुल भरा हुआ है। अगर पहले सेमेस्टर के लिए बाहर रहने का बंदोबस्त कर सकती हो तो हम तुम्हें स्कॉलरशिप पर दाखिला दे सकते हैं। फातिमा आंसुओं के साथ मुस्कुराई। मैं बंदोबस्त कर लूंगी मैडम, शुक्रिया। इस शाम उसने कॉलेज के करीब एक भीड़ भरी वर्किंग विमेन हॉस्टल में एक छोटा सा कमरा ढूंढ लिया। उसकी माहाना किराया 4000 रुपए था। उसके पास उससे ज़्यादा नहीं था। उसने वार्डन से रियायत की भीख मांगी और वार्डन की बेटी को मुफ्त अंग्रेजी पढ़ाने का वादा किया। डील हो गई। अगले 6 महीनों तक फातिमा दिन में 1 वक्त खाना खाती, सबसे सुस्ती कैंटीन से दाल और रोटी। वो बस की बजाय कॉलेज पैदल जाती ताकि पैसे बचाएं। जब कमरे का बल्ब जल जाता तो वो सड़क की रोशनी में पड़ती। जब उसके जूते फट गए तो माँ के पुराने सिलाई के कट से उन्हें सी दिया। जब भी शक का वसवसा आता कि घर वापस चली जाओ, वो ट्रेन का सफ़र, सोना का नाक का छिला और वालिद का खामोश दुआ याद कर लेती। फरवरी के एक शाम को मिड टर्म इम्तहानात के दौरान बिजली फिर चली गई। फातिमा अपनी किताबों और एक मोमबत्ती के साथ छत पर बैठ गई। बारिश शुरू हो गई। उसने नोटिस प्लास्टिक से ढके और पढ़ती रही। एक गुजरते प्रोफेसर ने अपनी कार से उसे देख लिया। वो रुके, बाहर निकले और पूछा कि वो क्या कर रही है। जब फातिमा ने अपनी कहानी मुख्तसर, सादा, बगैर खुद पर तरस खाए सुनाई तो प्रोफेसर लंबे अरसे तक खामोश रहे। अगले दिन उन्होंने कॉलेज में उसके लिए पार्ट टाइम लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब का बंदोबस्त कर दिया। उसकी तनख्वाह 8000 रुपए माहाना थी। जिंदगी में पहली बार फातिमा दिन में 2 वक्त खाना खा सकी। 4 साल बाद एक रोशन अप्रैल की सुबह फातिमा उसी स्टेज पर खड़ी थी जहां एक बार वो दाखिले का इंतजार कर रही थी। वो काला ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए थी और हाथ में BSc ऑनर्स फिजिक्स की डिग्री थी जिसमें डिस्टिंक्शन थी। उसका नाम बीच की गोल्ड मेडल्स के तौर पर पुकारा गया। सामईन में उसके वालिदैन बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके वालिद अब ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर सबसे ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। तकरीब के बाद एक कौमी अखबार के रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? फातिमा ने कैमरे की तरफ सीधा देखकर नर्म मगर पुख्ता लहजे में कहा, अज़्म बुलंद आवाज़ वाला नहीं होता,
یہ چیختا یا دکھاوا نہیں کرتا، یہ اندر کی وہ چھوٹی سی آواز ہے جو کہتی ہے جاری رکھو جب سب کچھ کہتا ہے رک جاؤ۔ یہ سورج سے پہلے اٹھنا ہے جب دوسرے سوتے ہیں، محنت کرنا ہے اور کبھی اپنی حالات کو اپنا مستقبل لکھنے نہ دینا۔ میں دولت یا رشتوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی، میں صرف عزم کے ساتھ پیدا ہوئی، اور وہ کافی تھا۔ اس نے تھوڑا رک کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اگر راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گھر کی لڑکی یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو دل میں آگ رکھنے والی کوئی بھی لڑکی ایسا کر سکتی ہے۔ جیسے ہی ہجوم نے تالیاں بجائیں، فاطمہ نے دور ریل کے پٹریوں کی طرف دیکھا۔ کہیں وہاں راولپنڈی سے آنے والی رات کی ٹرین اب بھی روزانہ چلتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کبھی شکست کھا کر گھر واپس جانے کے لیے آخری ٹرین نہیں لینا پڑے گی، کیونکہ عزم نے اسے سارا راستہ اٹھا کر لاہور پہنچا دیا تھا۔